This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम, यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर एमनेस्टी स्कीम नहीं कहना, चलो एमनेस्टी स्कीम नहीं कहते इसको, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम बोल देते हैं, क्योंकि सुनने में भी अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है। ये असल में है क्या, अब इसकी असल शक्ल क्या निकल के आई है, क्या इसकी हैयत है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब, पार्टनर हैं नवीद ज़फ़र अशफाक जाफरी एंड कंपनी। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। थैंक यू। शाहिद साहब, मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं और वो चीज़ें ये हैं कि हमारे नाजरीन को भी ये पता चल जाना चाहिए कि इसकी क्या डायनेमिक्स हैं वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम की, ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, अगर ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है तो फिर ये क्या है, और अगर ये कुछ और है तो फिर वो क्या चीज़ नहीं है जो इन्होंने पेश की है। मुफस्सिल गुफ्तगू कीजिए जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमनेस्टी स्कीम आप इसको नहीं कह सकते, ये वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम है। अच्छा। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, कि ये लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये एमनेस्टी स्कीम है क्या नहीं है, जिस तरह आपने कहा। जी जी। तो इसका सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है कि ये जो बजट पेश किया गया था इस साल, फाइनेंस बिल 2015 जी, उसके बाद उन्होंने एक टैक्स लागू किया था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर 0.6% का, जिसका बड़ा चर्चा रहा। और उसके बाद ट्रेडर्स की, चैम्बर्स की, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने ये कोशिश की कि ये टैक्स को कम किया जाए, बंद किया जाए। तो बहरहाल एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने इसको, गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना, बड़े एहतजाज भी हुए इस पर, मार्केटें भी बंद की गई। और ये बेसिकली उन सारे लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया कि जो आज तक कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करते। ठीक है। अच्छा, बहरहाल जिस दौरान डिस्कशन, जब भी उनके साथ गवर्नमेंट के साथ बाकायदा टास्क फोर्स बनी, बाकायदा लोगों, चैम्बर के साथ बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुई, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके एसोसिएशंस के, वो गए, उन्होंने किया। और उसके बाद काफ़ी उनकी डिलिब्रेशंस के बाद और उन सारी एसोसिएशन का इस पर कॉन्सेंट था कि ये स्कीम बने। अच्छा, इस स्कीम, ये कोई वाइटनिंग स्कीम जो पिछली स्कीम्स आई हैं उसकी तरह वाइटनिंग स्कीम नहीं है जी। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने एक तरीक़ेकार दिया है उन लोगों का, उन ट्रेडर्स को जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, वो टैक्स नेट में आए। अच्छा, वो टैक्स नेट में किस तरह है, वो उसका भी एक फार्मूला उन्होंने वज़ा किया है। उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने आज तक टैक्स रिटर्न भरा नहीं, ठीक, और एक वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न इस बार भरा है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो अपना टर्नओवर या अपनी सेल्स जो है वो प्रॉपर डिस्क्लोज़ नहीं की, तो ये इसका फ़ायदा लेते हुए वो रिवाइज़ करके अपना रिटर्न, और इसको एमनेस्टी को, आप जिसको एमनेस्टी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वॉलंटरी कंप्लाई करें। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं, और लेकिन वो कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। असल में इसको ये ट्रेडर्स के लिए ही उसको रखा गया था, और ट्रेडर्स के लिए ही है। और ऐसी स्कीम्स पहले भी आई हैं, पहले भी स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक शेड्यूल भी आया था जी। और इसको आप एमनेस्टी के इस तरह नहीं कह सकते जिस तरह पहले जरदारी साहब की गवर्नमेंट में आए या मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में। एसेट वाइटनिंग स्कीम ये हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है। अच्छा, यानी उस तरह की नहीं है जैसे पहले जी थी। जी बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ चंद चीज़ें इसमें ये है कि अगर ये नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, और क्यों नहीं का सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं। इसका बिल्कुल आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये वाइटनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ ताजर सनतकार जो काफ़ी अरसे से टैक्स दे रहे हैं, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया कि जनाब हम तो इतने अरसे से टैक्स दे रहे हैं और हम 2 स्कीमों का फ़ायदा भी उठा चुके हैं,
अब ये बाद में दोबारा से एक स्कीम देके आप फिर और लोगों को अंदर ला रहे हैं इसके टैक्स नेट के अंदर, और फिर उनको मतलब टैक्स नेट के अंदर तो लाएं लेकिन आप उनके पिछले सारे मामला रिजॉल्व करके फिर उनको ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि ये मुगालता है अगर कोई कहता भी है, और जो बड़े बड़े ताजिर हजरात ही इसमें आगे थे इस स्कीम को लाने में। अच्छा, ठीक है, और बड़ी एसोसिएशंस भी हैं, बड़े वहाँ पे हुए हैं, दौर हुए हैं उनके, और चैम्बर की तरफ से जाहिर बात है कि चैम्बर की तरफ से प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि चैम्बर के लोग टैक्स पेयर हैं तभी वो चैम्बर का मेंबर बनता है। ठीक है, ये बात तो सही है। वो यही बोल रहे हैं ना कि बोले हम इतने अरसे देते रहे तो हमें तो वो फिर उनको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा, ये भी प्रेजेंट थे, इसका मतलब सारे लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, तो बहरहाल जो इसकी शक्ल असल आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है उन ट्रेडर्स के लिए, बड़े इफ्स एंड बट्स हैं उसमें, लेकिन जो मोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि जो उन ट्रेडर्स के वर्किंग कैपिटल को वाइट करने के लिए, अब वर्किंग कैपिटल जो अकाउंटिंग की इस्तिलाह में उसको अब चले जाएँ तो कहते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को उस पर से माइनस कर दें, बिना कर दें अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर से, तो वर्किंग कैपिटल आपको बचता है। यानी कि आपका कैश एंड बैंक हो गया, रिसीवेबल हो गया, स्टॉक्स हो गए, उसमें से आपको जो इसी के अगेंस्ट में लाइबिलिटी कोई करंट खड़ी है, स्टॉक के अगेंस्ट में वेंडर को पेमेंट करनी है, वो माइनस कर दें, जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो वाइट होगा इसमें। अच्छा, अब उसके वाइट होने से क्या होगा, उसके सिर्फ वाइट होने से नहीं होंगे। बिल्कुल, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये वर्किंग कैपिटल। अब जो लोग ऑलरेडी जिनके पास एसेट्स मौजूद हैं वो इस नेट में आते हैं तो उनके असासे वाइट नहीं होंगे, और इसके अंदर बाकायदा एक शिक रखी गई है कि अगर इन्होंने ये डिक्लेयर भी कर दिया और वो अपने असासे जो उन्होंने फिर भी नहीं बताए और वो बाद में पता चलते हैं तो वो टैक्स के अंदर आएंगे। अच्छा, और जो टर्नओवर ये शो थोड़ा सा भी दिखा दो, थोड़ा बाद में दिखा दो, वो नहीं आप कह रहे हैं, वो नहीं होगा। अच्छा, और टर्नओवर भी जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो टर्नओवर बाद में कहीं से किसी सोर्स से एफबीआर को मालूम होता है कि उसमें फ़र्क है, तो भी ये सारी एमनेस्टी जो है, जिसे वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस आप स्कीम कह रहे हैं हम लोग, वो भी ख़त्म हो जाएगी उनके अच्छा लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि बाय डिज़ाइन ये किसी एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ये सिर्फ बिजनेसमैन तबके को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये देखें, ट्रेडर छोटे ताजिरों को तो फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन कोई बड़ा ताजिर है जिसके पास बेताशा एसेट्स भी हैं, तो वो अगर इस नेट में आ जाता है तो उसके एसेट्स तो एक्सपोज ही हैं आज भी, और इसको अडॉप्ट करने के बाद भी रहेंगे। ठीक है, ये तो जाहिर बात है कि ये उस वक्त उनको ट्रेडर्स को, क्योंकि मेरा भी वास्ता रहता है चैम्बर से भी, दूसरी जगहों से भी, तो ये लोगों का बड़ा इस पर वो इख्तलाफ है कि इसको स्कीम को अडॉप्ट करने से जो ज़्यादातर जो कि अडॉप्ट करने से हो सकता है कि लोग फंस जाएंगे। हाँ, ये तो है, लोग बचते हैं अमूमन जी। तो उसमें फंसेंगे सिर्फ वो लोग जो अपना आज तक का उनके असासे पड़े हुए हैं, उनके टर्नओवर बेतहाशा है। छोटा ट्रेडर जो है ना, इसको फिर भी उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि वो इसके अंदर ये अडॉप्ट करके अपने सारी चीज़ें क्लीन कर ले। यानी छोटा ट्रेडर कौन होगा, जो 5 करोड़ से कम का टर्नओवर दिखाएगा? जी, ये होगा ना। 5 करोड़ तो मिनिमम देना ही है ना उसको। अच्छा, यानी बेंचमार्क है, और उसके बाद आगे सालों में उसको 25% उसका टैक्स बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली उसका टर्नओवर बढ़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें मौजूद कि अगर किसी का ज़्यादा टर्नओवर है, 500 मिलियन टर्नओवर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ स्लैब्स बने हुए, तो ये भी हो सकता है कि वो 10 नामों से आप वो उसको वाइट करवाए उस टर्नओवर को। अच्छा, लेकिन इसमें भी जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ से पीपल कैन स्लिप थ्रू द क्रैक्स, लेकिन बाय एंड लार्ज आप इत्तेफाक करते हैं कि सही है? मैं ये इत्तेफाक करता हूँ कि ये छोटे ताजिर, जो बिल्कुल ही छोटे ताजिर हैं, जिनके पास कोई ऐसे असासे नहीं है, जो जिनकी वजह से कोई इनको इतना बड़ा कोई टैक्स एक्सपोजर हो रहा हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ ये नहीं है। जो लोग इस टैक्स नेट में आएंगे और जो कि इसका बेंचमार्क है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का, उसके अंदर वो लोग टैक्स इम्प्लीकेशन में आगे आके फंसेंगे। अच्छा, नहीं तो आपने तो अभाम पैदा कर दिया। नहीं, अभाम नहीं है उसमें, बड़ा मैं क्लियर हूँ। अभाम तो वो जहाँ पे क्लियर नहीं हूँ। अच्छा, यानी आपने साथ में तारीफ भी कर दी, थोड़ा सा खौफनाक भी बना दिया। वो तो आपने कहा इस जाल में छोटी मछलियां फंस सकती हैं, बड़ी मछलियां, बड़ी मछली को आना को जो है ना, अगर वो आती है
तो वो अपने सारे रिस्क को काउंट करके आ जाए। अच्छा, यानी आपने क्या आप शायद हुसैन साहब बड़ा आपने यू प्लेड अ फास्ट वन, ये बड़ा मुश्किल आपने उस मैंने इसको आपको नट शेल में बता दिया पूरी इसकी। नट शेल में आपने बता दिया। आप इनको अगर आर्ग्यू करना होता है और ये आपने डॉक्यूमेंट पढ़ के अपने हिसाब से नहीं पूरे ये हमने अपनी खुद एक हमारा ये रहा है हमेशा से कि हम अपने टैक्स कमेंट्स जो हैं, चाहे वो बजट के हों, चाहे इस क्रिटिकल जितने भी एसआरओज होते हैं उस पर निकालते हैं, हमने बाकायदा ये शाया की है। अच्छा। और इसमें हर चीज़ को एक एक करके बताया गया है, वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और इसके अंदर जो जो लकूने अभी भी छूटे हुए हैं उसको भी स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, यानी आपने इस पर मुताला किया है काफ़ी। बिल्कुल। उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको आपने पब्लिश भी किया है, हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर वो मौजूद है। हमारे ये टैक्स के जो कमेंट्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और जाविये पर लेकर जाता हूँ। मसला क्या है कि हमारे यहाँ जो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आए हैं, असल में हमारे यहाँ ताजिर टीवी पे कुछ और, मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं, अंदरूनी खाना कुछ और सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन अब इन्होंने अपने दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट की है ताकि कोई फ्रिक्शन तो हो ना, कोई नूरा कुश्ती तो होनी चाहिए ना। तो थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती जो उन्होंने की, उन्होंने एक ने पर्सपेक्टिव ये दिया कि अच्छा है, सहल हो जाएगा, मामला आसान हो जाएगा। दूसरे वालों ने पर्सपेक्टिव ये दिया जो आपने भी क्लैरिफाई किया कि एसेट्स से पर्टेन नहीं करता, तमाम असासों से नहीं करता कोई असास, सिर्फ बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, जिसको मैंने अभी आपको 4 चीज़ें गिनवाई। और उसमें आपने कहा कि 5 करोड़ तक का जो फुटप्रिंट है वो आ जाएगा। उससे जो छोटा होगा तो वो उसमें उसी कैटेगरी में ही फॉल करेगा। और उससे ऊपर वाली कैटेगरी आपने बताई वो 50 करोड़ वाली है, वो 50 करोड़ वाली है। वो 50 मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ स्लैब में जा सकते हैं। और जाहिर बात है कि अगर कोई इतना बड़ा कर रहा हो तो वो स्लैब भी बढ़ता है। तो एक ये इसमें वैसे इतना बड़ा लोग कर रहे होंगे 50 बिल्कुल कर रहे होंगे आउटसाइड द टैक्स नेट, बिल्कुल कर रहे होंगे सर, इतना बड़ा बिल्कुल कर रहे होंगे, अरबों में हो रही होगी सेल आउटसाइड द टैक्स नेट, बिल्कुल हो रही है। और ये अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। ना हो रही होती तो ये सारी चीजें ताजिरों के कंसेंसस से आई है, तो ये अगर ये अमाउंट है इसमें ना शो हुई होती। नहीं, तो इसी में फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं ना, मुझे क्लियर कीजिएगा। एक चीज़ तो ये आती है कि जिन लोगों ने कभी भरा ही नहीं, क्या आप ख्याल से ऐसे लोग भी होंगे जो 50 करोड़ से ज़्यादा का फुटप्रिंट रखते होंगे विज़िबी रेवेन्यू? बिल्कुल। और वो कभी उन्होंने पे ही नहीं किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा आज तक, बिल्कुल नहीं। इनडायरेक्ट वे में कुछ पे कर दिया होगा। अच्छा, यानी कि गाड़ी खरीद ली, रिटर्न की फॉर्म में नहीं, मैं रिटर्न की फॉर्म में नहीं किया, वो टैक्स नेट से बाहर है कंप्लीटली, पूरा बिजनेस ही बिल्कुल बाहर है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सही से नहीं जमा करवाया होगा, ऐसे तो वो उन्होंने उंगली कटवा के निकलवा ली है शहीदों के नाम, ऐसे लोग भी हैं जी बिल्कुल है। ऐसा तो बड़ी तादाद है, ऐसी बड़ी तादाद मौजूद है। और वो खुद को टैक्स पेयर क्लेम भी करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नहीं है। अच्छा, तो ये दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं जिनको टारगेट किया गया। बिल्कुल टारगेट उनको। तीसरे वो हैं जो पे करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव क्या है? उनके लिए टैक्स स्लैब गिरा है यहाँ? उनके लिए तो एक अलग डिबेट है कि इस वक्त जो अलमिया है, ये तो अब जब इसकी भी क्या सक्सेस रेशो आएगा, ये तो जाहिर बात है कितने लोग इसके अंदर अडॉप्ट करेंगे। जो मेरे हिसाब से या हमारे ओवरऑल भी हमारे एक है कि बहुत कम लोग करेंगे, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। कितने? बॉल पार्क वी कैन नॉट से, बट कोई ऐसा सब्सटेंशियल रेवेन्यू नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स। एग्जैक्टली, इस तरह नहीं, 100,000 तो बहुत बड़ी फिगर है, 100,000 भी बड़ी फिगर है। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे हंड्रेड्स ऑफ। अच्छा, 100,000 भी आप कह रहे हैं बड़ी फिगर है? बहुत बड़ी बोले 3.1 मिलियन लोग, कोई कहता है टैक्स नेट से बाहर हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं, देखिए ये स्टेट कुछ और कहती है, कोई कहता है 96, एक इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं 9.6 मिलियन, 96 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। बिल्कुल होंगे, 96 लाख होंगे। अगर आपके इदारा जो है वो इस तरीके से फुली इक्विप्ड ही नहीं है। दीज आर द शॉर्टकट्स। आप रियल इनकम को नहीं जाना चाहते, लोगों के पास, आपके पास शायद वो गैजेट्स नहीं है, शायद वो लोगों के अंदर ज़ाहिर बात है कैपेसिटी है, उन्होंने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर भी चलाई, लेकिन वो लोग नहीं कर सके उसको। जो ऑफिसर्स हैं सब आओ, उनके पास शायद किसी वसाइल की कमी आप कह लें, जिसकी वजह से वो गेज नहीं कर सके हैं लोग। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव डिबेट है, मैं जी बड़ा मुश्किल सवाल है ऑब्जेक्टिव डिबेट, ये तो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिबेट ये है
कि आई थिंक पीपल स्टिल डोंट ट्रस्ट द स्टेट, पीपल डोंट स्टिल ट्रस्ट द सिस्टम। और जब तक हम इसे रियलाइज़ नहीं करेंगे कि सिस्टमिक प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना जो है ट्रस्ट इशू है, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरे ख्याल से हम उस ट्रस्ट इशू को कभी कन्फ्रंट कर ही नहीं रहे। हम टारगेट सेट कर रहे हैं, हम कलेक्शन के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम उसके ऊपर जो कह सकते हैं आपके रेवेन्यूज़ की जो उसकी ज़्यादा उस कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और हमारा फोकस इस पर नहीं है, डिलीवरी के ऊपर फोकस नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस नहीं है। बस वो किताबों की रिपोर्टों की जीनत है, वो आप देखते हैं सालाना बुनियादों पर। आप और मैं तो बहुत दफ़ा छपी हुई रिपोर्टों के ऊपर बात कर चुके हैं। तो मैं कहता ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक ट्रस्ट डेफिसिट तो देखें, ये तो टू वे ट्रैफिक वाला मामला है ट्रस्ट डेफिसिट का, कि लोगों को जो बेसिक या बुनियादी आप जिसे कहें वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसको वो खुद हासिल करते हैं जी। आपका मेडिसिन, स्कूलिंग, शेल्टर, बाकी सिक्योरिटी वो खुद लोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत अहम फैक्टर है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब, माहिर अमूर टैक्स। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले ट्रस्ट डेफिसिट के मुतालिक। आपने कहा कि जब तक बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो स्टेट पूरी करके नहीं देगा, या लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वो अवेलेबल नहीं है, तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है मेकअप नहीं किया जा सकता। ये तो एक मुख्तलिफ साइड ऑफ द आर्गूमेंट है। अब मसला कुछ इस तरह आ रहा है कि ये साइड ऑफ द आर्गूमेंट हमारे यहाँ छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जिससे भी टैक्स मांगो वो बहाना ये पेश करता है कि मुझे मिलता क्या है, और जो पे करता है वो बड़ा ही ज़बरदस्ती ऐसे महसूस करा के टैक्स देता है कि उसके ऊपर बनता नहीं है, स्टेट उससे ले रही है। तो इसके मुतालिक मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको असासाजात के मामले पर लेकर आऊँगा। देखिए, दुनिया जहाँ पे भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी अपनी किटी से जो कोई पैसा दे रहा होता है तो वो खुश नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट टैक्स की बात। लेकिन सामने उसको बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं, सामने उसको वो प्रोविजंस भी नज़र आ रहे होते हैं कानून के, जिसके तहत अगर कानून हरकत में आ जाए और किसी का इवेजन है, कंसीलमेंट है, वो नज़र आ जाए तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्प्लीकेशन लॉ की क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे आपसे एलेब्रेशन चाहूँगा। हमारे मुल्क के अंदर बड़े जो आला ओहदों के ऊपर फाइज लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक़ हो, पार्लियामान से ताल्लुक़ हो, वगैरह वगैरह, नाम लिए बगैर आपको बताता हूँ, उनका डायरेक्ट लाइफस्टाइल मिसमैच है सर। तो सबसे पहले तो जो टैक्स कलेक्टर है, जो रेवेन्यू का इदारा है, और जो नया रेवेन्यू का सेटअप बनाया जा रहा है, जिस फाउंडेशन के ऊपर उसको वज़ा किया जा रहा है, तो बरह रास्त उनको वो मिसमैच वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कि वो डायरेक्ट मिसमैच है। लाइफ स्टाइल्स हैं, लोगों के पास अपने जहाज़ हैं, दे आर ट्रैवलिंग। मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ सर, प्राइवेट सेक्टर की भी बात करो, किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा। लोग मालिक से बाहर रह रहे हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, सालों मुल्क से बाहर रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दूसरे मालिक के अंदर उनका लाइफ स्टाइल है, रिहाइश है। तो हाउ दे आर बेरिंग। और बड़े बड़े हमारे यहाँ आपको पता है, जो हमारे यहाँ एक, मैं माजरत एक और जुमला इसमें, अगर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी आ रही है हमारे यहाँ जागीरदारों की, तो उनका जो लिविंग लाइफस्टाइल अर्बन सोसाइटी के अंदर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो लेके घूम रहे हैं, और जिस तरह का लाइफस्टाइल वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मिसमैच है। तो एक आम ताजिर ये कहता है कि भाई मेरे पीछे तुम पड़े हुए हो, ट्रांजैक्शन टैक्स ले रहे हो, ये लोग टैक्स के जुमरे में नहीं आते, और इनके असासों का क्या बनेगा। देखिए, ट्रांजैक्शन टैक्स तो एक मिनट के लिए आप वो कर दें, क्योंकि वो उस पर भी लग रहा होगा, क्योंकि वो फाइलर नहीं है, तो वो उसके ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात जहाँ तक इसकी आती है कि लाइफ मिसमैच की, तो एफबीआर जो है ना, वो अपने वो मातहत इदारा है उन्हीं का, तो उनको आंखें नहीं दिखा सकता। ये आपने कैसी बात कर दी आप,
ये तो आपको और अब हम पैदा कर दिए। अब हम नहीं है तो बड़ा क्लियर कट मैंने आपको बात कर दी कि आप जिन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और लोग हैं सोसाइटी में जो एलीट सोसाइटी में देखें जो जिनके ये मातहत नहीं आते उस पर तो फिर भी पूछताछ हो जाती है, ऐसा नहीं है। सही। लेकिन जो बाकी लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनके सियासी असर रसूख की, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें कोई वो ऐसा नहीं है। आप यू नेम इट एंड आप कह दें उसको कि अगर वो कर सकेंगे तो हो सकता है वो उसका बिल्कुल ही आपको उनको क्लीन करके आपको दे देंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट पैदा करती है। ये मिसट्रस्ट पैदा नहीं करती, ये तो पैदा हुआ है। पैदा तो वो हो ना कि एक चीज़ हो रही हो, अभी हुई है तो अब पैदा हो रहा है, तो वो तो एक तो ये तो शुरू से है। तो ये तो अनजस्ट है, फिर ये तो अनजस्ट है ना, सिस्टम अनजस्ट है। तो फिर जाहिर बात है लोग फिर टैक्स पे करते हुए कैसे, फिर तो उनकी पुलिस सही हो गई। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पोजीशन नहीं होती ना, आपको जो भी है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। तो टॉप बॉटम अप्रोच क्यों नहीं है? बाहर के मुल्क में तो ये नहीं कर सकते। बाहर के मुल्क के अंदर जो उनका सदारती उम्मीदवार है, अगर अमेरिका का एक मिसाल ले लेते हैं, अगर उसके टैक्स के कागजों के अंदर कुछ गड़बड़ निकल आए तो बस फिर उसका कैंडिडेट बनना एक मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि फिर वो तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, कहेंगे भाई आदमी तो टैक्स की वायोलेशन की। बिल्कुल है ऐसे दुनिया भर में। बिल्कुल है। आप यूएसए में चले जाएं, अगर कोई रिटर्न नहीं भरता, चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों नहीं हो आदमी, किसी भी केडर का क्यों नहीं हो, अगर वो होगा तो वो उसको कुर्की करा के उसको दे देंगे हाथ में, कंसीलमेंट अगर पकड़ी गई तो छोड़ेंगे, उसके लिक्विडेशन भी करा देंगे ताकि कोई और पैसे नहीं मांगे उससे, सारे पैसे लेकर छोड़ देंगे उसको। लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, निज़ाम नहीं छोड़ेगा, निज़ाम नहीं छोड़ेगा उसको। ये उनके यहाँ लाजमी है। और अगर कोई टैक्स इवेजन कर भी लेता है और कुछ अरसे बाद पकड़ा जाता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन उसको पकड़। हमारे यहाँ तो मसला सिर्फ इसका नहीं है, मसला तो लोग ये भी फतवे ले आते हैं कि ये टैक्स जो ले रहे हैं उन हलाल हराम के उसमें भी आ जाते हैं, उसको आप कहाँ करेंगे? डिबेट आर्गूमेंट है आपके आइन का प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल तो वही मैं आपको बात कर रहा हूं, आपके आइन का यही है। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, नो लॉज रिपग्नेंट टू द इन क्लैश विद द रिलीजियस। तो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, वो उस पर लगाएगी। हाँ, इसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन उसका मैं अहल नहीं हूँ ना बोलने का। अगर कोई ला रहा है तो वो फिर मैं मतलब प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए मुझे डर लगेगा ना, क्योंकि मैं 3 M's हैं इस मुल्क के अंदर, 3 M's ट्रिपल M, जिनके साथ मैं बिल्कुल जिनके मामलात में नहीं पड़ता। अब आप समझ गए होंगे, उनमें से एक M का जिक्र बीच में आ गया। आप कर सकते हैं, मैं करूँगा, मैं फंस जाऊँगा। लेकिन लोग, जैसे आपने कहा कि हर शख्स जो है वो अपने मिजाज से टैक्स ना देने की ऑब्वियसली प्ली पेश करता है। उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, प्ली तो बहुत सारी हैं वो पेश करते हैं, लेकिन जो चीज़ है, जो कानून, देखें कानून भी ये कहता है अगर आप किसी की तरफ इंसाफ मांगने जाते हैं तो आपके खुद हाथ भी पहले साफ़ होने चाहिए। ये बात तो है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, लीकेज तस्लीम की जाती है कि इतने सैकड़ों बिलियन, पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर एक दफ़ा एक और माहिर टैक्स आए थे, उन्होंने कहा था सैकड़ों बिलियन रुपीज़ जो हैं वो लीकेज में, यानी कि सिस्टम के अंदर वेस्ट हो जाते हैं, ब्राइब्स में, करप्शन में। अब सही है गलत है आई डोंट नो, मिसअप्रोप्रिएशन में, तो अब उर्दू में उसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, बदअनवानियाँ या बेज़ाब्तियाँ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बड़े हार्श वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। और एक दफ़ा एक रिपोर्ट आप लेकर आए तो उसके अंदर मेरे ख्याल ये स्टेट हुआ था, है ना, कलेक्शन के हवाले से, कलेक्शन के हवाले से था, ये कलेक्शन के हवाले से हुआ था कि जो कलेक्शन हो रही है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है, इसमें जो फंक्शनरी है उनका इतना अमल दखल नहीं है। ये जो रिपोर्ट आप लाए थे मेरे ख्याल वो एफबीआर की अपनी रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया था इस चीज़ को लिखा गया था, और पढ़ने वाले जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बोल दिया, जो चीज़ों को पढ़ के समझ सकता है वो यही समझेगा जो आप और मैं समझे थे उसको, जो इंटरप्रेट किया। मैं गलत भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा सिस्टम में लीकेज मौजूद है तो पहले वो लीकेज को तो ब्लॉक करो आप। 150 बिलियन के लिए तो हम लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं और सिस्टम के लीकेज को हम कवर नहीं कर सकते। सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, देखिए अब सिस्टम पहले सारा मैनुअल सिस्टम था, उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज हुआ, अब ये टोटल कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो पहले जिस तरीके से बिल्कुल हो जाती थी चीज़ें, वो ऐसा ऐसा उसमें लूप होल्स जो थे वो बंद होते जा रहे हैं। नहीं भाई, ज़्यादा ना बोलें, एफबीआर वाले भी नाराज़ हो सकते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बंद होते जा रहे हैं। हाँ, वो तो एक सिस्टम की मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। चले, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ मैं, लेकिन एफबीआर पे ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा भाई, वो नाराज़ हो जाएं, क्या पता। सबसे बना के चलना चाहिए, आजकल तो इस मुल्क के अंदर इसी तरह का निज़ाम है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर एक और जानिब अब आपको ले जाना चाहूँ,
सर पाकिस्तान का रेवेन्यू टारगेट आपकी इजाज़त से, प्रॉब्लम ये है कि अब आपने एक रेवेन्यू टारगेट रखा है 6 माह के हिसाब से, आई डोंट नो आपने कितना कलेक्ट किया होगा, अगले 6 माह के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर माशी बहरान है। बिल्कुल, इस बहरानी कैफियत के अंदर शायद रेवेन्यू टारगेट पूरा ना किया जा सके और हमेशा की तरह इसमें आखिरी दिनों के अंदर कुछ रिवीजन करनी पड़ जाए। आप क्या महसूस करते हैं कि टैक्स टारगेट को अगर रिव्यू किया जाए तो अभी से प्लानिंग बेहतर नहीं होगी, ना कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर रेवेन्यू रिवाइज किया जाए? चीज़ों को जेन्युइनली देखा जाना चाहिए, इकनॉमी को मद्देनज़र रखना चाहिए जी, रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर आपके होने चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होने चाहिए। आप जितने ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास करेंगे उतने ही कोशिश होगी लोगों को सामने से भी कि वो उसको रेजिस्ट करें। बट दे वर सेइंग कि जी हमने जो टारगेट रखा है ना, दिस इज इन बेस एक्सपेंशन, हम एक्चुअली बेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वो तो अभी तक नहीं हुआ 2.5 साल में। इनकी गवर्नमेंट में जो नई गवर्नमेंट है उनको भी 2.5 साल तो हो ही गए। तो फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि स्लो होगा। इसी वजह से इसको टच पॉइंट के लिए ही ये चीज़ जो 0.3 0.6 वाला जो सिलसिला था वो लाया गया था। लेकिन खैर उसके लाने से ये है कि एक चीज़ निकल कर आई, ट्रेडर्स आए, ट्रेडर्स गए, उन्होंने जैसी भी है ये वॉलंटरी स्कीम एग्री करके आ गए हैं। अच्छा, एग्री कर लिया है, तो जाहिर बात है उनको तो फायदा ही है ना, उनको तो फायदा है, उनको क्या नुकसान है? मतलब उनके लिए तो होम्योपैथी की गोली है ना, वो खा ली तो भी ठीक, नहीं खाई तो भी कोई मसला नहीं। वो खा लेंगे तो भी पता चल जाएगा और नहीं खाएंगे तो भी पता आप डरा रहे हैं, देखिए आप वाजे नहीं कर रहे, आप डरा रहे हैं। मैं तो वाजे कर चुका हूँ। हाँ अच्छा, आपने यही बताया ना कि छोटे ताजरों के लिए तो ये अच्छा है, बाकियों के लिए आपने वाजे कर दिया कि क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं जिस जाविये पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ, आप असल में मेरी पकड़ में आ नहीं रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको इधर ले जाना चाह रहा हूँ कि जनाबे वाला, क्या आपके ख्याल से अभी हमें अपने टैक्स टारगेट्स को रिव्यू करके उनको रियलिस्टिकली डिज़ाइन करना चाहिए या कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, रीडिज़ाइन करना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए। वो आज से कोशिश करनी चाहिए, कोई मिनी बजट नहीं लाना चाहिए, वो आज से उस चीज़ को कोशिश करके। शॉर्टफॉल होगा, उम्मीद यही है। और अगर इकोनॉमिक बहरान बढ़ा, बिजनेसेस थोड़ी सी श्रिंक हुई, क्योंकि पहले बिजनेस श्रिंक हो रही थी, तब भी हम टैक्स टारगेट अपना रिव्यू करके बढ़ा रहे थे, पहले ये थी हम बेस बढ़ाएंगे। अब बेस बढ़ाने की बात हो गई अलहदा और वो सिलसिला अपनी जगह हो गया। तो अब ये तो अभी टेस्ट है ना, अभी तो इसका टेस्ट है कि ये इस पर कितनी बेस बढ़ेगी इनकी। अच्छा, और अगर इसमें जो लोग आ गए वो ठीक है, और जो लोग नहीं आए उनको FBR का इदारा किस तरह उस टैक्स नेट में लाएगा, ये भी तो एक चैलेंज है ना गवर्नमेंट के लिए। नहीं तो अगर आज रिव्यू करूं और मैं एक रफ बॉल पार्क आपको कह दूं कि भाई 10% कम होगा रेवेन्यू जो टारगेट आपने रखा है, मेरा ऐसा ख्याल है दुनिया के माशी बहरान, तेल की कीमतों में कमी वगैरह वगैरह, इन सब की वजह से अकाउंट फॉर इसे कर लें, तो आज से किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? हमारे पास तो कोई तरीका नहीं, हमने तरह तरह के मिनी बजट इंट्रोड्यूस करवा दिए, एक मिनी बजट हम और आ जाएगा। लेकिन तेल की कमी आपकी जो है, तेल की प्राइस में कमी है, लेकिन गवर्नमेंट के ज़ाहिर बात है उससे डायरेक्टली हिट पड़ती थी उनके रेवेन्यूज़ को भी, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके साथ लिंक्ड अप है, तो उन्होंने वो उनको बरकरार रखा है। नहीं तो प्रॉफिट मार्जिन को कम करके अपनी टैक्स परसेंटेज बढ़ाए ना, ये क्या तरीका कार किया हुआ, प्रॉफिट वालों को भी खिला रहे हैं और खुद भी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखें, नॉर्मली जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके श्रिंक हुए हैं इस पीरियड के अंदर, वर्ल्ड वाइड भी हुए हैं, हमारे पास भी हुए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो बिजनेस का पार्ट है। कभी वो फायदा भी हो रहा होता है। नहीं, अच्छा कमर्शियल एंगल आप बताएं ना, हमारे लोगों को फायदा भी हो रहा होता है और नुकसान भी हो रहा होता है, तो वो अगर आप उनके भी अकाउंट्स, बहुत सारे लोग आए हैं, समझदार लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, उनको भी पता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के फिर ये मार्जिन भी श्रिंक होते हैं। तेरी बात है, एक प्राइस में लिया हुआ है, वो प्राइस जब आई आपके पास, जब आप बेचने गए तो वो प्राइस कम हो गई, तो अल्टीमेटली आपको तो ओगरा की प्राइस पे बेचना है। अच्छा, यानी आपने कमर्शियल एंगल उसका बता दिया कि दरअसल उनके भी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल अभी हो रही होंगी, हो रही हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ होगा। बिल्कुल, हमारे लोग तो बताते नहीं है असल बात, लेकिन आपने असल बात कम से कम बता दी कि ये वजह है। और साथ में एक बिल्कुल सीधा सीधा सा फार्मूला है कि जब आप देख लेंगे, जब प्राइसेस बढ़ने की होती हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिल रहा होता कि वो ज़्यादा प्रॉफिट, वाइस वर्सा जब आपकी प्राइसेस कम होने की होती तो भी एक एंगल वो होता है सिलसिला, लोग नहीं जाते फिर वहाँ पे लोग नहीं जाते, ये भी एक है बिल्कुल, जैसे कमर्शियल एंगल है इसमें, लेट्स एक्सेप्ट इट। अच्छा, हाउ डू वी, वेल रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई शुडंट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन,
then how will we expand Pakistan's tax to और increase Pakistan's tax to GDP ratio, जो हमारी इंसिस्टेंस है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए। अगर किसी भी एंगल से नहीं हो रहा, वैसे तो अभी जीडीपी भी हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, वैसे ही बता रहा हूँ आपको उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यह है कि मतलब उसके ग्रोथ रेट कम होगा, आई डोंट नो कि ओवरऑल जीडीपी कम होगा। देखिए, जब तक आप अपना टैक्स बेस बढ़ाते नहीं है ना, तब तक जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लोग पे कर ही रहे हैं किसी भी तौर पे, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो ताल्लुक है, जब तक आप अपना बेस बढ़ाएंगे नहीं, लोग उसके अंदर आएंगे नहीं जी। जब तक आप उनको लेकर आएंगे तो फिर वो स्प्रेड होगा। इस वक्त तो ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वही हिट ले रहा है, उन्हीं से रिकवरी हो रही है, और उन पे रिलाई करके आपका ख्याल है कि वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो टारगेट जो हमने रखा है वो अचीव नहीं किया जा सकता? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आई मीन इवन लुकिंग अदरवाइज, इवन इफ यू ट्रांसफर द बर्डन टू देम, तब भी मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कितना बर्डन आप देंगे उनको, और कितना बर्डन वो बेयर कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो बिजनेस वायबिलिटी नहीं रहती आपकी। बिल्कुल, और वायबिलिटी ना होने की वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, बहुत सारे जा चुका है, कैपिटल फ्लाई कर चुका है पहले। अब तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है हमारा, बीच में लॉ एंड ऑर्डर की वजह बहुत बेहतर हो गया है, तो आप उसको वन शुड एक्नॉलेज और एक्नॉलेज करें कि हाँ, अब लोगों के थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है, लोग अब पाक चाइना कॉरिडोर की तरफ देख रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जो है ग्रो करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर इसी ज़िम्न में ये बात करना चाहूँगा कि अगर लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लोगों की एक शिकायत है, बोलते हैं रीजन के अंदर हम कंपेरेटिव नहीं है विज़-वी टैक्स। इज़ इट करेक्ट? क्या आपने इसके ऊपर कोई स्टडी की है? ये कहते हैं साहब के पूरे रीजन में तो नहीं है, लेकिन दूसरे ऑपरेशनल बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉस्टिंग है। जैसे मेरे ताल्लुक रहता है बहुत सारे, जैसे टेक्सटाइल वाले परेशान हैं, वो बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल का, जिसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसी तरह लेकिन आपने फिजिबिलिटी वगैरह देखी होगी, क्या इनकी ये गलत बोलते हैं जब ये बोलते हैं? ये टैक्स के हवाले से सिर्फ बात करना सही नहीं है। अच्छा, दूसरी इनएफिशिएंसी, एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी है तो अदर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज ऐसी हैं जो उनको कॉस्ट को एस्केलेट कर देती है। शाहिद हुसैन साहब, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ गुफ्तगू की, बहुत सारे अहम चीज़ों के ऊपर आप बड़े ऐसा तरीके से बड़े नरम अंदाज में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, लोगों को महसूस होता है कि आम सी बात कर दी गई, लेकिन बात आप अपनी पूरी कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की आज, और हम कोशिश करते रहते हैं मुस्तकबिल में भी माशी मौज़ूआत के साथ आपके खिदमत में रोज़ हाजिर होते रहें। हम बहुत मुतहरिक रहते हैं, आपके पैगामात ज़रूर कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। अगर नाम के साथ ना करें तो कम अज़ कम मौजू या मिजाज से आपके पैगाम को किसी न किसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर हम शामिल कर देते हैं। आज के प्रोग्राम दी मार्केट शो का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।